हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। ठीक है। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस तक पढ़ लिया था। ठीक है। उसके न्यूमेरिकल की सीरीज भी मैं लेके आऊँगा। ठीक है। अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट और हम आगे कर लेते हैं। ठीक है। ये हमारा 5th पार्ट हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, ये हम इलेक्ट्रिसिटी का 5th पार्ट करने जा रहे हैं आज। ठीक है। पीछे हमने क्या देखा था कि रजिस्टर्स किस तरह से कंबाइन होते हैं हमारे सीरीज में और पैरेलल में, और ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना सीखा था, सीरीज के केस में भी और पैरेलल के केस में भी। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मेनली हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अब जैसे एक फैन चलता है, ठीक है, फैन चलता है, कुछ देर चलता है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसमें थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस हो जाती है। आपने नोटिस किया हो कभी, टेबल फैन पे अगर हाथ लगा के देखा हो, ये कोई भी आपके जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, टीवी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप, आप मोबाइल यूज़ करते हो, ज़्यादा देर मोबाइल यूज़ कर लेते हो, तो क्या होता है, थोड़ा सा आपको गर्म महसूस होने लगता है ना। और उसको टच करते तो क्या लगता है, आपको गर्म लगता है। ठीक है। अब ये एक्चुअली गर्म कैसे हो रहा है, जितने भी आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, वो क्या करते हैं, जब कुछ देर तक लगातार वर्क करते हैं, जब उनको लगातार यूज़ करते हैं, तो थोड़ी देर बाद वो क्या करने लगते हैं, हीट अप होने लग जाते हैं। ठीक है। वो हीट हमारी अब आई कहाँ से, ठीक है, वो सब चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब आपको पता है कि कोई भी कंडक्टर क्या करता है, ये कंडक्टर है, ठीक है। अब जब इस कंडक्टर में हमारे चार्जेस फ्लो करेंगे, हमारे क्यू चार्जेस फ्लो करते हैं कंडक्टर के थ्रू, हमारा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स हमारा करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंडक्टर होगा वो क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। किसको, करंट के फ्लो को, यानी करंट के फ्लो को वो रोकने की कोशिश करेगा। रोक पाएगा नहीं रोक पाएगा वो एक अलग मैटर है। ठीक है। रोकने की कोशिश करेगा, जब रोकने की कोशिश करेगा दैट मीन्स कुछ आप कह सकते हो, आपने मोशन चैप्टर में 9th क्लास में पढ़ा था कि एक कार चलती है तो सरफेस, जिस सरफेस पे चलती है उनमें क्या होता है आपका, जैसे हमारा टायर है, टायर किसके कांटेक्ट में आता है, रोड के, तो टायर हीट अप, टायर हमारे गर्म हो जाते हैं। ठीक है, क्यों, ड्यू टू फ्रिक्शन। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, जब हमारा किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा जब करंट फ्लो करेगा तो क्या करेगा, कंडक्टर उसको रोकने की कोशिश करेगा, रेजिस्ट करेगा, जिसकी वजह से उसमें हमारी हीट प्रोड्यूस होगी। कोई भी कंडक्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसमें हमारी हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है। आपने जनरली देखा भी होगा, वायर्स होती हैं वो हीटअप होके कई बार बर्न हो जाती हैं ज़्यादा हीटअप होने की वजह से। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसमें जो हमारी हीट प्रोड्यूस हुई, ये क्या है, हमारे लिए इनएविटेबल है। ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, या आप कह सकते हैं हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमारी एनर्जी की वेस्टेज हो रही है। ठीक है। लेकिन हमने ऐसा भी देखा है कई डिवाइसेस में क्या होता है, जैसे हमारे पास गीज़र्स हैं, ठीक है, रूम हीटर्स हैं, इन सब चीज़ों में क्या होता है, हम उस जो हमारी हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। उस हीट को, जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी हीट एनर्जी में हम उसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो आज इन्हीं के बारे में हीटिंग इफेक्ट्स देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या होते हैं, क्या इसके यूजेस होते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी किसी भी कंडक्टर, किसी भी अप्लायंस, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू हमारा इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, तो क्या हो रहा है, उसके फ्लो को, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कौन रोक रहा है, हमारा उसका जो भी रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अब अगर जैसे एक कंडक्टर है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है,
अब मैं क्या करूँ, मैं एक यहाँ पे एक ऐसा कंडक्टर ले लूँ या ऐसा रेजिस्टेंस ले लूँ, ठीक है, या ऐसा कंडक्टर ले लूँ मैं। वो कंडक्टर क्या करे, बिल्कुल प्योरली रेजिस्टिव। कैसा हो, प्योरली रेजिस्टिव। प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव मीन्स उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। वो क्या करेगा, अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देगा या बहुत ज़्यादा अपोज करेगा करंट को। तो उस केस में देखो क्या होगा, हमारा सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी हमारी, सारी की सारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और उस हीट एनर्जी का यूज़ हम क्या करते हैं, यूजेबल फॉर्म में कर सकते हैं। हम अपने गीजर्स में यूज़ कर लेते हैं, हीटर्स में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, सर्किट को, कंडक्टर को हमने क्या कर दिया, प्योरली रेजिस्टिव बना दिया, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई कर दिया। ऐसा ही हम क्या करते हैं, हमारे जो आयरन है, गीजर्स हैं, उनमें क्या करते हैं, हम इस तरह का सर्किट यूज़ करते हैं या इस तरह का रजिस्टर यूज़ करते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो। जब रेजिस्टेंस हाई होगा तो वो क्या करेगा, जो हमारा सोर्स है, सप्लाई है, जहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, जो करंट फ्लो कराने में हमारी हेल्प करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। और जब रोकेगा तो उसमें हमारी हीट प्रोड्यूस होगी। उस हीट को हमने क्या करा, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। यानी जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो हमारा हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम यूजेबल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर फैन के केस में वो वेस्ट भी होती है हमारी, ठीक है। बट वेस्ट होगी ही होगी, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी आप बिल्कुल, जैसे कि आप फ्रिक्शनलेस प्लेन नहीं बना सकते, उसी तरह से कोई भी ऐसा कंडक्टर नहीं है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीटली बिल्कुल फ्रीली अपने अंदर से फ्लो होने दे, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ एक बार। अब देखो, मैंने आपको कहा कि मैंने क्या करा, एक ऐसा सर्किट लिया जिसका रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी हाई है मेरे पास, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस क्या है, काफ़ी हाई है। ये जो आर है ये क्या है, हमारा प्योरली रेजिस्टिव है, काफ़ी ज़्यादा हाई है। हमने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कंसिडर किया, ठीक है। अब इसमें से हमारा करंट आई फ्लो करेगा, ठीक है। अब जब करंट आई फ्लो करेगा तो क्या होगा, इसके अराउंड हमारी हीट जनरेट होगी, ठीक है। उस हीट को हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ये हीट हमारी डिपेंड किन किन चीज़ों पे करेगी। अब आपको पता है कि किसी कंडक्टर में हमारे चार्जेस फ्लो करते हैं, क्यों, ठीक है। चार्जेस फ्लो का मतलब आप एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके गए, और जब किसी चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे चार्ज पॉइंट पे लेके जाते हो तो वो कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहा है। वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहा है। हमने वहाँ से एक रिलेशनशिप भी पढ़ी थी पोटेंशियल डिफरेंस की, कि V क्या होता था हमारे पास, V इज इक्वल्स टू W/Q, ठीक है। अगर मैं यहाँ से वर्क डन निकालूँ या एनर्जी निकालूँ तो हमारे पास क्या आई, वो एनर्जी W इक्वल्स टू V इंटू क्यू आई, ठीक है। अब आपको पता है कि I क्या होता है, हमारा करंट। अगर मान लो कि ये इस सर्किट में जो चार्जेस हमारे फ्लो कर रहे हैं, हमारा Q जो चार्ज फ्लो किया वो कितने टाइम के लिए करता है, टाइम T के लिए। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं, एक रिलेशन बना रहे हैं, किसके लिए, हीट एनर्जी के लिए, कि कितनी हीट एनर्जी हमारी किसी एक सर्किट में डिसेपिएट होगी अगर हम उसका रेजिस्टेंस R कंसिडर कर लेते हैं तो, ठीक है। अब आपको पता है करंट क्या होता है हमारे पास, Q/T होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है किसी भी सर्किट में करंट, ठीक है। अब इस Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इस Q की जगह मैं लिख सकता हूँ IT, इस Q को लिख देता हूँ मैं IT, दैट मीन्स V इंटू Q की वैल्यू मैं IT पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या रिलेशनशिप आया, वर्क हमारा V इज इक्वल्स V IT आ गया, हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से VIT आ गया। कब, जब Q चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है, कितने टाइम के लिए, टाइम T के लिए उसमें से चार्ज Q फ्लो करता है तो, ठीक है। अब इस वर्क डन को अगर मैं कहूँ सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है तो पूरा का पूरा वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना।
अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है तो इसने कुछ वर्क किया ही नहीं, इसने ना फैन के ब्लेड्स रिवॉल्व कराए, ना लाइट ग्लो करी, ये सारा किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा हीट में कन्वर्ट हो गया। अब देखो फैन में क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि सारी की सारी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, क्यों, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने दे रहा है, और या उसका ज़्यादातर यूज़ किस में कर रहा है, उसके अपने ब्लेड्स को घुमाने में, उस मोटर को रिवॉल्व करने में, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे हमारे एलईडी बल्ब्स हैं, तो क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमारा लाइट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वो भी हमारे थोड़े हल्के गर्म हो जाते हैं, बल्कि आप इसका एक एक्सेप्शनल केस भी दूंगा, जो हमारे पहले बल्ब्स यूज़ होते थे, अभी आएंगे उसके ऊपर भी हम, ठीक है। हमारी सारे का सारा वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो मैं सिंपली क्या कह सकता हूँ, हीट एनर्जी क्या होगी, दैट मीन्स मेरी बी इक्वल्स टू आई टी हो गई, ठीक है। या v आपको पता है, v इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमारे पास आई आर होता है, इस v की जगह मैं पुट कर देता हूँ आई आर, तो यहाँ से हीट एनर्जी मेरे को कितनी मिली, मैं कह सकता हूँ आई स्क्वायर आर टी मिल गई, मैंने आई पुट कर दिया, आई इंटू आई, आई स्क्वायर आर देन टी, तो v की जगह मैंने पुट करा आई आर, तो मेरे को मिला h इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये हमारा एक रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है, हीट एनर्जी का किसके बीच में, करंट, रेजिस्टेंस और टाइम। अगर किसी सर्किट के थ्रू आई करंट मेरा फ्लो करता है, जिसका रेजिस्टेंस आर है, कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए, तो उसमें जो हमारी हीट एनर्जी डेसिपिएट होगी, दैट मीन्स जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी एक दूसरी फॉर्म में एनर्जी की, जो कि हमारी हीट होगी इस केस में, उसका रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इसको नोट कर लो, नोट कर देता हूँ रब। ठीक है बेटा, अब ये हीट एनर्जी हमने निकाली H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। इस रिलेशन को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। दैट मीन्स जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, पहला पॉइंट क्या आया, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। हीट एनर्जी is directly proportional to the square of electric current flowing through the circuit। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहां से दूसरा हमें क्या दिखाई दे रहा है, किसके प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के। हीट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तीसरा, heat is directly proportional to the time through which electric current is flowing। Heat is directly proportional to the time, तो हमारी हीट एनर्जी क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई टाइम के, रेजिस्टेंस के और स्क्वायर ऑफ करंट की, ठीक है। तो कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, अगर वो प्योरली रेजिस्टिव है, तो उसमें सारी की सारी या मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं अपने हीटिंग डिवाइसेस में। किस तरह के हीटिंग डिवाइसेस हैं हमारे पास, गीजर्स हैं, ठीक है। फैन तो नहीं है, फैन तो रोटेटिंग डिवाइस हो गया, ठीक है ना। गीजर है और क्या है,
हीटर है ना। ठीक है, क्लियर हो गए पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे हमें इसकी दो एप्लीकेशंस पढ़नी है मेनली क्लास 10th के लिए, जो कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे डिपेंड करती है। किस पे? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे। हीटिंग, ये आप कह सकते हो एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिसमें हमारे पास दो आएंगी। पहला आएगा एक इलेक्ट्रिक बल्ब, बहुत सारी होती है बट हमें सिर्फ दो ही पढ़नी है मेनली। इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फ्यूज के बारे में डिटेल में हमें स्टडी करना है। ठीक है, आप लोगों ने सबने बल्ब तो देखा ही होगा। आजकल वैसे आप जो घरों में यूज़ करते हो वो क्या करते हो? एलईडीज यूज़ करते हो। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वीनियंट वे में यूज़ करता है, उसको वेस्ट नहीं होने देता। ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। वहीं पे पहले टाइम में क्या होता था, ये अभी भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। आप बल्ब देखते थे इस तरह का ना, इस तरह का आपको एक बल्ब दिखाई देता था। ठीक है, उसमें यहाँ पे दो पिंस होती थी इस तरह से, उसको आप एक होल्डर में लगा देते थे। ठीक है, और देखो क्या होता था, जब भी आप उसको उतारने जाते थे, अगर जलता हुआ आप उतारने गए हो कहीं, तो क्या करते थे? रुमाल वगैरह लेके इसको हम इस तरह से खोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो गर्म होता है जैसे ही, और 1 सेकंड में गर्म हो जाता है, 1 सेकंड में गर्म होता है। ठीक है, अब उसमें देखो एक्चुअली होता क्या था, इस तरह से एक फिलामेंट प्रेजेंट होता है हमारे बल्ब में। इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। अब ये फिलामेंट बना होता है किस मटेरियल का? हमारा टंगस्टन का। अब टंगस्टन क्या है? टंगस्टन एक हमारा मेटल है, एक मटेरियल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? काफ़ी हाई होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, अराउंड 3380 डिग्री सेल्सियस, इतना इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, फिर इसको हम क्या करते हैं? ग्लास के केस में इसको हम आइसोलेट कर देते हैं, चारों तरफ से बंद कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेशन इज प्रोवाइडेड। अब आइसोलेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि ये फिलामेंट हमारा ऑक्सीडाइज ना हो। जब ये हमारा बल्ब ग्लो करेगा या फिलामेंट ग्लो करेगा, तब ये हमारा ऑक्सीडाइज ना हो। आइसोलेशन इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ द फिलामेंट को प्रिवेंट करने के लिए, अदरवाइज वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, या हो भी जाता है कई बार। ठीक है, हो जाएगा। और एक काम और करते हैं हम इसमें ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए, इसमें हम क्या करते हैं? इनएक्टिव गैसेस फिल कर देते हैं। एक्टिव गैसेस लाइक आर्गन। आर्गन इज फिल्ड। इसमें हम क्या कर देते हैं? बल्ब के अंदर आर्गन फिल्ड कर देते हैं। ठीक है, अभी हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं, फिर इसकी हम वर्किंग देखते हैं। हमने क्या देखा? बल्ब किस तरह से बना हुआ है हमारा, उसमें मेन पार्ट हमारा क्या है? फिलामेंट है, जो कि किस मटेरियल का? हमारा टंगस्टन मटेरियल का बना हुआ है। अब ये जो टंगस्टन मटेरियल है, ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, 3380 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। फिर हमने क्या करा? इसको एक ग्लास के कंटेनर से में रखा। ठीक है, ग्लास का आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है ये, और उसको हमने आइसोलेट कर दिया, उसके अंदर एयर आ जा नहीं सकती बाहर। और उस ग्लास कंटेनर को या उस बल्ब को हमने क्या करा? आर्गन गैस से फिल्ड कर दिया, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, ब्रेकअप ना हो, डिकम्पोज ना हो। ठीक है, अब अगर इसकी वर्किंग की बात करूं मैं, किसकी? मैं बल्ब की वर्किंग की अगर बात करता हूं, तो अब देखो ये बल्ब कैसे एक्ट करेगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा किसके थ्रू? फिलामेंट के थ्रू। जब इलेक्ट्रिक करंट फिलामेंट के थ्रू फ्लो होगा तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है जब भी इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो होगा किसी कंडक्टर के थ्रू, तो क्या होगा? हमारा उसको रजिस्ट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। तो इस केस में हमारी हीट इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, अ लार्ज
अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, और इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि एक टाइम पे एट एनी स्टेज इट विल स्टार्ट्स ग्लोइंग, वो क्या करेगा, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। और ये काफ़ी इंस्टेंट होता है हमारा, ठीक है ना। बल्ब को आप तुरंत लगाओगे होल्डर में, तुरंत जाके हल्का सा भी टच करके देखोगे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। क्यों? उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। किस वजह से? फिलामेंट की वजह से। और फिलामेंट हमारा मेल्ट नहीं करता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, और वो क्या करता है, ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, हमें लाइट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा, जैसे कोयला होता है, कोयले की अंगीठी देखी है आपने, है ना, वो रेड 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 ग्लो करता है। क्यों? शुरू में नहीं करता, स्टार्टिंग में तो नहीं करता ना। उसमें होता क्या है, जब लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है तो वो क्या हो जाती है, हमारी हीट किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है शुरू। दैट मीन्स बल्ब में क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट में जो हमारी हीट, जो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में ही कन्वर्ट हो रही है। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट में जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट होती है, और एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में वो हमारी लाइट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो ये हमारी बल्ब की एक्सप्लेनेशन थी कि किस तरह से बल्ब ग्लो करता है। हाईली रेजिस्टिव होता है सर्किट, या उसका फिलामेंट जो है हमारा काफ़ी हाईली रेजिस्टिव होता है, जिस वजह से क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को वो रोकता है, जिसके भी यहाँ पे हमारी हीट जनरेट होती है, और लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होती है। तो एक स्टेज आती है, वो हीट एनर्जी हमारी लाइट ग्लो, वो ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। जैसे कोयले जब ज़्यादा हॉट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना। या आपने हीटिंग एलिमेंट वो भी देखा हुआ, हीटर में होता है ना, हीटर जो होते हैं उसमें क्या होता है, वो एक एलिमेंट होता है, वो हीट प्रोड्यूस करता रहता है, तो एक टाइम आता है बिल्कुल रेड ग्लो करके एकदम हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की एप्लीकेशन देखी, कौन सी, इलेक्ट्रिक बल्ब की। इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से वर्किंग करता है। ठीक है, लेकिन आजकल हमारे पास एलईडी बल्ब्स वगैरह आ गए, जो कि वो बहुत ही कम अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किस में, लाइट एनर्जी के अंदर। ठीक है ना। एलईडी की फुल फॉर्म पता है सबको? अब आजकल तो पता ही होनी चाहिए, एलईडी टीवीज हैं, सब कुछ है ना। क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड होती है। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, हमने बल्ब के बारे में देख लिया। ठीक है, अब इसकी एक और एप्लीकेशन आती है हमारे पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो भी फ्यूज़। अब देखो क्या हो रहा है, अब ऐसा तो नहीं है कि हीट जो है सिर्फ हमारी बल्ब में प्रोड्यूस हो रही है या फिर गीज़र में प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब हमारे घर में क्या है, हमारे जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उसमें क्या है, वायरिंग हो रखी है पूरे घरों में। ठीक है, हमारे जो घर में क्या है, हर जगह वायरिंग हो रखी है। फैन के लिए वायरिंग है, बल्ब के लिए वायरिंग है। ठीक है, पानी की टंकी में अलार्म लगाने के लिए वायरिंग है। ठीक है ना, हमारी पानी की टंकी भर गई है तो आवाज़ आ रही है, पानी की टंकी भर गई है। ठीक है, तो उसके लिए भी हमारी हर जगह पे क्या है, वायरिंग हो रखी है, तारे डली पड़ी हैं हमारे पूरे घरों में, दीवारों के अंदर से या बाहर से, जैसे भी। ठीक है, अब होगा क्या, इन केस अगर कोई अप्लायंस खराब हो जाए, मेरा क्या कर रहा हूँ मैं, कहने का मतलब है कोई एक अप्लायंस है आपका, मान ले कूलर है ना। ठीक है, ये क्या हो गया, खराब हो गया आपका। ठीक है, खराब होने की वजह से क्या हुआ, हमारे पास दो वायर्स होती है, लाइव और न्यूट्रल वायर, है ना, ये आपस में कनेक्शन में आ गई। कैसे आ गई, खराब होने की वजह से आ गई। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पीछे से हमारी सप्लाई आ रही है मीटर से, है ना, ये हमारा मीटर हो गया, तो जो हमारी मीटर से सप्लाई आ रही है उसमें क्या होगा, करंट काफ़ी स्पीड से मूव करने लग जाएगा, या बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग। लार्ज अमाउंट में हमारा करंट क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बर्न हो सकता है। क्यों, लार्ज अमाउंट में करंट प्रोड्यूस फ्लो करेगा तो लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होगी, हीट तो हमारी हमेशा जनरेट हो रही है। लेकिन जो वायर्स है हमारी वो क्या करेंगी, एक कैपेसिटी तक बियर कर सकती हैं किसको, हीट को, उसी के अकॉर्डिंग वो बनी होती है हमारी 2 mm 3 mm
जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे घरों में दो तरह के सर्किट यूज़ होते हैं, 5 एम्पियर और 16 एम्पियर। जो हमारे हल्की चीज़ें हैं, जैसे हल्की कहने का मतलब वजन में हल्की नहीं, जैसे कि हमारा फ़ैन है, ठीक है, फ़ैन हो गया, लाइट्स हो गई, वो सब क्या करती है, हमारी 5 एम्पियर पे सिंपली वर्क कर जाती है। उनको उतनी ही रेटिंग की ज़रूरत होती है, उतने ही करंट की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं हमारे एसीज़ हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, इनमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में हमें करंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, 15 एम्पियर का सर्किट यूज़ करते हैं। अगर आप स्विच बोर्ड वगैरह पे देखोगे अपने घरों में, तो क्या होगा, किसी बोर्ड पे 5 एम्पियर जनरली नहीं मिलेगा आपको, 6 एम्पियर लिखा हुआ मिलता है या फिर 16 मिलता है। अब क्यों मिलता है ये देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर किसी फॉल्ट की वजह से, किसी अप्लायंस में फॉल्ट की वजह से, या फिर कोई आपकी दो वायर्स आपस में आपने कनेक्ट कर दी है, या गलती से कनेक्ट हो गई है, या फिर मेल्ट होके वो कनेक्ट हो गई है, क्या होगा, हमारे सर्किट में अब्रप्टली हाई करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से पूरा सर्किट जो है हमारा बर्न हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन आती है हमारी, क्या, फ्यूज़। क्या आती है, फ्यूज़। अब देखो इस फ्यूज़ का काम क्या है। चलो पहले देखते हैं फ्यूज़ होते किस तरह के। एक तो हमारा एक पोर्सलिन मटेरियल का होता है फ्यूज़, इस तरह से कुछ। उसमें क्या होता है, हम एक वायर लगा देते हैं, क्या कर रहे हैं, एक वायर लगा देते हैं, ठीक है, और इसके थ्रू कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ हमारा मान लो मीटर है, ठीक है, यहाँ से वायर आई, फिर फर्दर जो हमारे घरों में जो सर्किट जाएगा, हमारे घरों में जो भी डोमेस्टिक सप्लाई होएगी, तो आप मीटर बोर्ड के बाद देखोगे कि घरों में क्या होता है, सबसे पहले हमारा फ्यूज़ कनेक्टेड होता है, और इसको हम हमेशा क्या करेंगे, सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। फ्यूज़ इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। ठीक है, सीरीज़ में क्यों कनेक्ट करते हैं, पता है आपको, कि अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो हमारा आगे का सर्किट भी ब्रेक हो जाएगा, करंट वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, करंट हमारा आगे फ्लो नहीं करेगा। सीरीज़ में ऐसा ही होता था, एक इक्विपमेंट, एक रजिस्टर खराब है, एक बल्ब खराब है, तो आगे आने वाले को वो ग्लो नहीं होने देगा। ठीक है, तो इस वजह से हम फ्यूज़ को भी क्या करते हैं, हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा, मीटर से सप्लाई दी किसको, फ्यूज़ को दी। फ्यूज़ के बाद अब ये जो वायर है, ये भी तो वायर है और ये भी वायर है। अब इन दो वायर में क्या फ़र्क होगा, ये जो हमारी फ्यूज़ की वायर है, हम क्या करेंगे, ये इस मटेरियल की यूज़ करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए जो घरों में वायरिंग है, या फिर कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है ना, कम होगा तो क्या होगा, सोचो ज़रा, अगर ये वायर है मेरी और इसका मेल्टिंग पॉइंट मैं इस वायर से ज़्यादा रखता हूँ, और इस वायर का, फ्यूज़ की वायर का मैंने मेल्टिंग पॉइंट क्या कर रखा, लो रखा, कम रखा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अगर बाई चांस हमारा करंट इंक्रीज भी करता है, कोई फॉल्ट होने की वजह से, कोई फॉल्ट होने की वजह से करंट हमारा क्या करता है, अब्रप्टली अगर किसी सर्किट में इंक्रीज कर जाएगा, किसी सर्किट में क्या होता है, हमारा करंट अगर अब्रप्टली इंक्रीज कर जाएगा, तो ये वायर क्या कर जाएगी, हमारी मेल्ट हो जाएगी। ये वायर क्या करेगी, हमारी मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने की वजह से क्या होगा, सर्किट विल ब्रेक। सर्किट ब्रेक होने से क्या होगा, हमारे जो डोमेस्टिक वायरिंग है, हमारे जो अप्लाइंसेज हैं, हम उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। दैट मीन्स फ्यूज़ क्या कर रहा है, एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रहा है ना, क्या कर रहा है, एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रहा है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। ठीक है, फ्यूज़ ने क्या करा, एक प्रोटेक्शन की तरह काम किया। ठीक है, अब फ्यूज़ भी हमारे अलग अलग रेटिंग्स के होंगे। अगर हम 5 एम्पियर का सर्किट यूज़ कर रहे हैं, बल्ब की बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 एम्पियर या फिर 6 एम्पियर की रेटिंग का फ्यूज़ यूज़ कर लेंगे, या ऐसी वायर यूज़ करेंगे जिसकी जो अपने अंदर से सिर्फ 6 एम्पियर का, उससे ज़्यादा ना हो, 5 एम्पियर से 6 एम्पियर चलेगा। ठीक है ना, जो आपके स्विच बोर्ड वगैरह होते हैं वो अप टू 6 एम्पियर तक करंट बियर कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कभी करंट ज़्यादा हो गया तो ऐसा भी नहीं है कि वो हर दिन बंद होता रहे और आप लाके उसको बदलते ही रहो, चेंज ही करते रहो। ठीक है ना, मान लो अगर 15 एम्पियर का है तो 16 एम्पियर तक चल जाएगा, 15.5 है, 14.2 है, तो हम 16 एम्पियर का फ्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारी किसके बारे में बात, फ्यूज़ के बारे में बात, कि फ्यूज़ क्या काम कर रहा है, हमारा एक प्रोटेक्टिव
रोल प्ले कर रहा है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। क्यों प्ले कर रहा है? क्योंकि वो क्या करेगा, वो सर्किट को ब्रेक करने में हेल्प करता है। कैसे? उसकी वायर हमारी क्या होती है, फ्यूज़ की मेल्ट कर जाती है, या हम उस वायर को यूज़ ही ऐसा करते हैं कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट से कम होता है। ठीक है, जिस वजह से वो मेल्ट कर जाएगी, सर्किट ब्रेक होगा और हमारे अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो यहाँ पे नोटिस करो। अब अगर मैं आपसे कहूँ, अच्छा ये एक तरह का और होता है, एक इस टाइप का भी होता है जो कि ग्लास के कार्ट्रेज में होता है। ये ग्लास का कार्ट्रेज होता है। ठीक है, इस तरह से एक वायर लगी होती है। जनरली आपने वो देखा होगा जो हमारे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के उधर हम वो लगाते हैं जिसमें 3-4 प्लग एक साथ लगा देते हैं। उसमें कहीं एक रेड कलर का होता है साइड में, कभी खोल के देखना आप, उसमें लगा होता है। उसको निकालोगे तो उसमें एक छोटा सा फ्यूज़ मिलेगा आपको, वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब जैसे जैसे एडवांसमेंट आता गया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट आया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो इस फ्यूज़ को रिप्लेस कर दिया किसने? एमसीबीज ने। किसने? एमसीबी। इससे आप सब लोग वाकिफ हो। आपने अपने घर के मीटर बोर्ड पे इस तरह की एक चीज़ देखी होगी जिसमें कुछ इस टाइप का होता है, ट्रिप कहते हो। ठीक है ना, इस तरह की एक बॉक्स लगा होता है जिसमें एमसीबीज होती हैं। इनका काम भी क्या होता है, सर्किट को ब्रेक करना। ये नीचे हुई, फिर आपने इसको ऊपर कर दिया। ठीक है ना, तो इसकी फुल फॉर्म होगी आपकी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर आजकल हम एमसीबीज का यूज़ कर लेते हैं घरों में, जो कि हमारा फ्यूज़ वाला ही फंक्शन परफॉर्म करती है। फ्यूज़ हम पहले यूज़ करते थे, सस्ते होते थे। एमसीबी महंगी होती है लेकिन बेटर होती है। क्यों? फ्यूज़ अगर हमारा फ्यूज़ वायर मेल्ट कर गई तो हमें उसको वो निकालना पड़ेगा, वायर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका कोई फॉल्ट आया है, आपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उसने फॉल्ट डिटेक्ट किया, उसके बाद एमसीबी उठा दी, घर की लाइट आ गई हमारी, बाकी किसी चीज़ को डिस्टर्बेंस नहीं हुई। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हीट के बारे में, हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट क्या क्या होते हैं। फिर हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देखा, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हमने क्या देखा, फ्यूज़ और इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में स्टडी किया। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलो ठीक है, इसको रब कर लेते हैं, रब कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे बात करी किसकी, एनर्जी की, है ना। हीट क्या है, एक एनर्जी है। कहाँ से आई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। फैन चल रहा है तो किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल में, और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक बल्ब ग्लो कर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, प्लस प्लस लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट हमारा यूजेबल फॉर्म में हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे मैंने बल्ब को कहा कि बल्ब क्या कर रहा है, एकदम से ग्लो कर जा रहा है ना। आप स्विच ऑन करते हो, ग्लो कर जाता है, यानी उसमें 1 सेकंड के अंदर लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रही है। यानी हम यहाँ पे टाइम भी कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं भाग रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, ठीक है, धीरे 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 भाग रहा हूँ। कोई एक और स्टूडेंट है मेरा, वो मेरे से तेज भाग रहा है ना, तो मैं कह सकता हूँ उसकी स्पीड ज़्यादा है, या फिर उसके भागने का रेट ज़्यादा है ना, उसके भागने का रेट ज़्यादा है। या अगर मैं कभी ऐसा कहूँ कि एनर्जी ट्रांसफ़र होने का रेट ज़्यादा है ना। तो जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होने की रेट की बात होती है तो उसको हम सिंपली क्या कह देते हैं, पावर। क्या बोलते हैं? पावर। और उसको हम पी से डिनोट करते हैं। यानी पावर क्या हो गया यहाँ पे देखो, जनरली हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर के हम बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पावर क्या हुआ, हमारा पावर क्या हुआ, किस रेट से आप किस टाइम पीरियड में कितनी जल्दी, हाउ फास्ट यू कैन डू अ वर्क, कहते हो ना आप, जैसे स्पीड क्या होता है, हाउ फास्ट यू कैन रन, है ना। उसी तरह से पावर क्या हुआ, किस
स्पीड से, किस टाइम पीरियड के अंदर हमारी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है या यूज्ड हो रही है, ठीक है ना। तो पावर को सिंपली मैं कह सकता हूँ जो भी हम वर्क कर रहे हैं, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है हमारा अपॉन टाइम, पावर को मैं क्या कह सकता हूँ, वर्क अपॉन टाइम कह सकता हूँ, या फिर पावर को मैं एनर्जी अपॉन टाइम भी कह सकता हूँ, पावर को मैं हीट अपॉन टाइम भी कह सकता हूँ। कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ, ये हीट वर्क की सारी क्या है, हमारी एनर्जी की तो फॉर्म है, ये एनर्जी ही तो है जो आपकी कन्वर्ट हो रही है सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पावर क्या है हमारी, वर्क अपॉन टाइम हो गया या हीट अपॉन टाइम हो गया। अभी मैंने आपको एक रिलेशन कराया था हीट का, क्या, H इक्वल्स टू वी आई टी कराया था। अगर मैं यहाँ से पावर फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो मैं कह सकता हूँ वी आई टी अपॉन टी, यानी पावर के लिए हमें एक रिलेशन मिला, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का प्रोडक्ट। कहने का मतलब अगर हमें किसी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, किसी सर्किट का करंट पता है, तो मैं उसकी पावर फाइंड आउट कर सकता हूँ। एक और रिलेशन निकाल लेते हैं, क्या, V की जगह मैं क्या पुट कर दूँ, आई आर कर सकता हूँ। इस V की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, V इक्वल्स टू आई आर होता है, मैंने क्या करा, आई आर पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा ये P इक्वल्स टू आई स्क्र, आई, मैंने आई आर पुट करना, P स्क्र आई स्क्र आर हो गया, हो जाएगा। या फिर इस आई की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, आई को V बाय आर भी लिख सकता हूँ, आई को V अपॉन आर भी लिख सकता हूँ, पुट कर देता हूँ V अपॉन आर, तो यहाँ से पावर क्या बनेगी मेरी, मैंने आई की जगह तो V स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगी, यानी ये भी हमें एक पावर का रिलेशन मिल गया, ठीक है। और बाकी हमने यहाँ से पावर देख लिया, वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, या एनर्जी के लिए आप ये भी याद रख लो पावर इनटू टाइम, इसका भी काफ़ी यूज़ होगा, अभी देखेंगे अभी हम, ठीक है। नोट कर लो बेटा, ठीक है, नोट कर लो, क्लियर हो गया ना, पावर क्लियर है। पावर क्या है, जब भी एनर्जी किस स्पीड से एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, यूज़ हो रही है। एक फ़ोन में है, आप कहते हैं इसकी पावर कम है, इसकी पावर ज़्यादा है, जिसमें एनर्जी ज़्यादा स्पीड से यूज़ अप हो रही है, ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, उसकी पावर ज़्यादा है, उसकी कंजप्शन जिसकी ज़्यादा है। एक एसी है, वो ज़्यादा पावर रेटिंग का होता है, पावर रेटिंग कहने का मतलब वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, उसके अंदर से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो करता है, ठीक है ना। तो उसकी पावर हमारी ज़्यादा हो गई, उसकी पावर रेटिंग ज़्यादा हो गई, ये एनर्जी क्या हो गया, पावर इनटू टाइम, ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, पावर के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, मैं इसको रब करता हूँ यहाँ से। अब देखो, जैसे हर चीज़ की एक यूनिट होती है, एनर्जी की क्या यूनिट होती है हमारी, एनर्जी की यूनिट आप जूल्स लेके चलते हो, वर्क की एनर्जी जूल्स है, हीट की एनर्जी, हीट की एसआई यूनिट जूल है, इन सब चीज़ों की एसआई यूनिट्स क्या है हमारे पास, जूल है। क्यों, ये तीनों की तीनों हमारी एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारी पावर है, ठीक है, पावर को जैसे मैंने वी आई कहा है ना, तो वी का मतलब क्या है, वोल्ट, आई का मतलब क्या है, एम्पियर, और अगर पावर की यूनिट की बात करूं तो वो होती है हमारे पास डब्लू, डब्लू मीन्स वॉट, ठीक है। तो पावर की एसआई यूनिट क्या हो गई हमारी, वॉट हो गई, पावर की एसआई यूनिट वॉट हो गई, लेकिन ये काफ़ी स्मॉल यूनिट होती है वॉट। देखो अब क्या होता है, हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है, ठीक है, हम अपने घर में जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या होती है हमारी किलोवाट में, यानी इससे काफ़ी बड़ी यूनिट होती है, किलोवाट क्या हो जाती है, किलोवाट, या 1 किलोवाट को आप कह सकते हो क्या होगा, 1000 वाट, है ना, 1 किलोवाट को कह सकता हूँ 1000 वाट, ठीक है। तो इसी तरह से वाट क्या आ गया मेरे पास, पोटेंशियल इनटू एम्पियर, या फिर 1 वाट किसके इक्वल हो गया, 1 VA के इक्वल हो गया, या 1 किलोवाट किसके इक्वल हो गया, 1000 VA के इक्वल हो गया, ठीक है। अब यहीं से अगर मैं एनर्जी फाइंड आउट करूँ, घरों में देखो हम एनर्जी किस में यूज़ करते हैं, किलोवाट में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी क्या होता है हमारा, पावर इनटू टाइम होता है। अब पावर तो हमने किस में ले ली, किलोवाट में ले ली, टाइम को क्या करते हैं हम आवर्स में ले लेते हैं, ठीक है। तो जो जनरल हमारी एनर्जी की यूनिट निकल के आती है वो क्या आती है, किलोवाट आवर, जो हम डोमेस्टिक पर्पस में या इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ करते हैं
हम देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर की ही बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। आपके जो न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे उसमें भी इलेक्ट्रिक पावर ही लिखा होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी ही लिखा होगा। तो जो हमारी एनर्जी निकल के आई कितनी आई, किलोवाट आर, ठीक है, किलोवाट आर आई। यानी अगर मैं आपसे पूछूं तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आर किसके इक्वल है, 1000 वाट। आर्स को कर लेते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड्स कह सकता हूँ, या फिर 1 किलोवाट आर कितना हो गया, इसको सॉल्व करूँ तो मैं 3600 3 6 1 2 3 4 2 और 3, इतने वाट सेकंड के इक्वल आ रहा है ना, ठीक है। अब इसी का एक कन्वर्जन आता है कि इसको अगर मैं जूल्स में कन्वर्ट करना चाहूँ, इस एनर्जी को मैं क्या करूँ, जूल्स में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो जो मेरी 1 किलोवाट की एनर्जी होगी कितने में जाएगी, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। कैसे, 1 2 3 4 5 6 के बाद डेसिमल लगाया 10⁻⁶, यानी 1 किलोवाट आवर को अगर हम जूल्स में कन्वर्ट करना चाहें तो वो कितनी एनर्जी है हमारी, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, ठीक है। और इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट, क्या बोलते हैं, यूनिट। यानी 1 किलोवाट आवर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। यूनिट कहने का मतलब, अच्छा घरों में क्या होता है, बिल कैसे देखते हो आप, हाँ भाई 200 यूनिट चल गई है, 400 यूनिट बिल हो गया जी, इस बार तो एसी चल गया, 1000 यूनिट आ गई है ना, ठीक है। इस तरह से आप क्या देखते हो, यूनिट्स देखते हो। या जो यूनिट क्या है हमारी, किलोवाट आवर की यूनिट है, किलोवाट आवर को आप क्या बोल देते हो, सिंपली 1 यूनिट बोल देते हो, जो कि हम सिंपली यूज़ करते हैं। यानी उस यूनिट का मतलब क्या है, किलोवाट आवर ये कि आपने इतने किलोवाट का जो है पावर यूज़ किया, पावर की रेटिंग यूज़ की 1 घंटे के अंदर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। और बाकी ये चीज़ अभी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन के, पैरेलल कॉम्बिनेशन के, रेजिस्टिविटी के, रेजिस्टेंस के और पावर के, हीट के, इन सब के न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, ठीक है। एनसीईआरटी वाले पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट हमारा यहाँ ख़त्म होता है मीन्स इसका थियोरेटिकल पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। अभी हमने इसके न्यूमेरिकल की क्लास नहीं करी है, नेक्स्ट क्लास हमारी इसकी न्यूमेरिकल्स की होगी, जिसमें हम शुरू से लेकर एंड तक इसके सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, फॉर्मूलों का रिवीजन करेंगे और साथ साथ जो होगा उसको हम रिवाइज भी करते रहेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ चैनल पे, ठीक है बेटा, चलो बाय।